नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट की। लूसेंट में सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया है इतिहास को। इतिहास में हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये मैंने लूसेंट की जो सीरीज प्रारंभ की है, जिसका ये पहला वीडियो है, इसी क्रम में हम सेकेंड वीडियो लाएंगे, यानी कि इसको मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को विधिवत रूप से करवाऊंगा। और यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे पीसीएस में बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरएएस होगा, एमपीपीएससी हो गया, इन सब एग्जाम में साथ साथ में आपका रेलवे का एग्जाम, बिहार दरोगा या यूपी दरोगा, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये सभी लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको मैं सब्जेक्टिव लूसेंट को एक एक पॉइंट को बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सबको मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। आप लोगों के पास लूसेंट होगी तो आप इसी प्रकार से टिक लगा लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं बताता हुआ चलूंगा और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने भी एग्जाम से सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी सीरीज को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए और साथ साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ये सभी वीडियो सबके पास पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर पहला। चैप्टर नंबर पहले में देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। ये लूसेंट है, आप लोग लूसेंट निकालिए, ठीक है। इसमें है तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोत से है। कितने स्रोतों से है? तो 4 स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं? एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। इन सभी के माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चाहे वो विदेशियों से का विवरण हो, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? धर्म ग्रंथ तो वेद है। और वेद के संकलनकर्ता पूछे जाते हैं कि वेद की रचयिता या संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है, ठीक है। वेद व्यास ने वेद की रचना की है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। वेद जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। तो वेद जो हमारे हैं जो कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। अब वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों प्रकार के वेद को आप लोग याद रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और 4 वेदों का क्रम क्या है? सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद में अथर्ववेद। अब देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सामवेद में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पहले है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद हो गया, ऐसे यजुर्वेद के बारे में, ऐसे ही आपको सामवेद के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसको माना जाता है सबसे पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में कितने? तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल याद रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं या श्लोक हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद से क्या इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन सा? तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की पहले तो रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। और इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को ये समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है, क्या? गायत्री मंत्र। तो ये पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को यह समर्पित है। और इसकी रचना यानी कि आपका गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी व्याख्या मिलती है। किसकी? तो गायत्री मंत्र की।
फिर देखते हैं नवे मंडल में क्या है। तो नवे मंडल में सोम देवता की का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के नवे मंडल में कौन सा, तो सोम देवता का जिक्र किया गया है। इसके आठवें मंडल जो कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आठवें मंडल है, ऋग्वेद का आठवें मंडल है, उसमें क्या है, तो उसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं और इन हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि दसवें मंडल को या 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का विवरण किया गया। तो पुरुष सूक्त किस में है, 10वें मंडल में। और इसी पुरुष सूक्त में जिसके अनुसार 4 वर्ण की व्याख्या की गई है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके कार्य क्या है, तो ब्राह्मण कहाँ से है, मतलब इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है उसके बारे में है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से, और क्षत्रिय जो कि भुजाओं से, वैश्य जो कि जांघाओं से, और शूद्र जो कि चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद के बारे में और कुछ पॉइंट है। जैसे कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जो कि गाय के लिए शब्द यूज किया गया है। तो गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, अधन्य है। अधन्य शब्द का जो कि गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ऋग्वेद की चर्चा चल रही है, लेकिन ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। तो इसको याद रखना, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है, तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी यानी ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व यानी कि बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जीसस क्रिस्ट के जन्म के पूर्व बीसी हो गया। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है। अब कैसी होती है, तो वर्षों की गिनती ईसा पूर्व में उल्टी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, जबकि मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो महात्मा बुद्ध की। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुए सन या ईसवी सन कहलाए। तो ईसवी सन कब कहलाते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म प्रारंभ होता है, उस समय उसको ईसवी या ई से लिखा जाता है। और ये ई शब्द जो है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडी से मिलकर बनाए। एडी मतलब होता है क्या, तो एनो डोमिनी होता है एडी का मतलब, जिसको हम ईसवी बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस जो थे उनके जन्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये पुस्तक पूछी जाती है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो बिसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में तैयार हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसके सन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब आई थी, 1904 में तैयार हुई थी। किसके द्वारा, तो बिसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा इसको तैयार किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में 1/3 भाग में केवल सिकंदर का वर्णन किया गया। तो सिकंदर का जो आक्रमण है उसका वर्णन किया गया है किसमें, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जो कि 1904 में बिसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा ये तैयार की गई थी। उसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में, कुछ 2 पॉइंट और हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि वामनावतार के 3 पगों की आख्यान भी ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए जो कि 250, और जब उसके बाद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड है यजुर्वेद।
यजुर्वेद में मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का विवरण इसमें दिखाई देता है। उसके बाद में और इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। तो ये ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या बोलते हैं? अथर्वयु, जबकि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे दिया नहीं था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्र कहा जाता है। तो वहीं यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को, जो यजुर्वेद पढ़ने वाले को या पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यजुर्वेद में यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन है। तो यज्ञों का नियम, यज्ञ कैसे होगा और उसके विधि विधान क्या है, तो इन सब की बात जो कि यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो बलिदान विधि का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में आपको, मतलब दोनों रूप में देखने को मिलता है, गद्य में भी और पद्य में भी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट देखते हैं सामवेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम मतलब गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। किसके? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र बोलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट लिखिए। उसके बाद आप बताइए यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उसके बाद में बताइए आप लोग, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो, कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, अगर आप एक बार टाइप कर देते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, और साथ साथ में कोई भी अगर आपको किसी के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको सर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, तो मैं तुरंत आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ये सीरीज अभी मैंने प्रारंभ की है। इसी के साथ में मैं घटना चक्र भी 2025 की जो घटना चक्र है उसकी सीरीज भी जल्दी प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका अगर कोई बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का, उसको भी मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाऊंगा। चलिए बात कर रहे थे सामवेद के बारे में। तो सामवेद के संकलनकर्ता या पाठ्यकर्ता को उद्रत कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर, तो सामवेद आपको उसका आंसर होगा। प्रायः ऋग्वेद से लिए गए, तो यानी कि जो सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट है कि यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना, यजुर्वेद और सामवेद दो वेद ऐसे हैं जिनमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। तो अथर्ववेद जो कि अथर्व ऋषि द्वारा रचित है और इसमें कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। तो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं और इसमें औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो ये पॉइंट विशेषकर आप लोग याद रखें कि औषधि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। और पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो पूछा जाता है कि अंधविश्वास का विवरण किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बताते हुए चलूंगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुराजाओं का राजा कहते थे। तो अथर्ववेद में परीक्षित जो होते थे उनको कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें? तो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है।
इसमें इसमें यानी कि अथर्ववेद में सभा तथा समिति समिति दो प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा गया। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया किसमें? अथर्ववेद में। और वेदों की कई वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्या से जुड़े दृष्टिकोण को का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल साकल शाखा, देखो साकल शाखा जो कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो पूछा जा सकता है कि साकल शाखा किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्न दिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद और वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। तो याद रखना कि माध्यान्दिनी और कर्ण शुक्ल जो है वो यजुर्वेद और वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद से कुछ शाखाएं जुड़ी है जो कि काठक, कष्टिकल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। तो ये तैत्तिरीय और मैत्रेयी पूछा जाता है। तो मैत्रेयी तैत्तिरीय किसके? तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। जबकि कौथुम, राणायणी और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। तो इसमें से आपको जैमिनी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैमिनी किसकी है? तो सामवेद की शाखा है। और तैत्तिरीय जो कि आपका कृष्ण यजुर्वेद की है। और मैत्रेयी भी किसकी? तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखा शौनक और पेपलाद है। तो अथर्ववेद की शाखाएं क्या है? तो अथर्ववेद की शाखाएं शौनक है और दूसरी है पेपलाद है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नोट दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन तो पता है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अब हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। तो इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता जो है उसके बाद किसका स्थान आता है? तो ब्राह्मणों का आता है, आरण्यक होता है, उपनिषद का स्थान आता है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो वैदिक साहित्य की संहिताओं की व्याख्या करने किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। अब देखो कौन से किसके ब्राह्मण है, ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय है और कौशितकी है। तो वहीं यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय और सतपथ। तैत्तिरीय और सतपथ किसके ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद के। उसके बाद है सामवेद। सामवेद के हैं पंचविंश। सामवेद के कौन ब्राह्मण है? तो एक मिनट बड़ा करके दिखा दे रहा हूं आपको जिसके याद रहे। तो यह ऋग्वेद के हो गए आपके ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के हो गए तैत्तिरीय और सतपथ, और सामवेद के हो गए आपका पंचविंश, और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम के कुल प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। तो याद रखना ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का है, और इसमें राज्याभिषेक के नियम के कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ऐतरेय अभी हम लोगों ने देखा था, ऐतरेय कौशितकी किसके हैं? तो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सतपथ में गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह और राजाओं का उल्लेख किया गया। किसमें? तो सतपथ में। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या 108। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मूलभूत उपनिषद हैं? तो 13। 108 में 13 ऐसे उपनिषद हैं जो कि मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में इनको रखा गया है।
नेक्स्ट है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। तो याद रखना कि जो मैत्रेयी संहिता है इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मिलता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख दोष बताया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है कि जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 आश्रम जो है ये किस में मिलते हैं? तो जवालोत उपनिषद में मिलते हैं। तो याद रखना जवालोत उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल के मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी रखता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही आपको लोगों को बताता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट है कि वेदांग और सूत्र। वेदांग कितने हैं? तो इनको आपकी गिनती याद रखना है। तो वेदांग आपके हो गए 6। तो वेदांग कितने? 6 वेदांग है। ठीक है, 6 वेदांग है। 6 वेदांग में शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिषी हो गया। तो ये 6 आप लोग याद रखेंगे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त। शिक्षा मतलब शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प मतलब कर्म कारणीय विधि, और निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पन्न का शास्त्र, और व्याकरण, छंद और ज्योतिषी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए इसमें आगे जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रीत गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधान और कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख सूत्रकार में गौतम बुद्धायन और तो क्या है कि जो प्रमुख सूत्रकार में गौतम बुद्धायन, कौन? तो गौतम बुद्धायन, और इसके बारे में क्या है कि आप स्तंभ विशिष्ट आदि के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सूत्रों में गौतम जो धर्म सूत्र है तो ये सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पहले अंक आप लोग याद रखें, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से कुछ यहाँ पे आपको कुछ पुराण दिए गए और उनके संबंधित राज्य या वंश बताया गया है। जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण जो कि आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। तो वही वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये 18 पुराण है, 18 पुराण। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण भी पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष हैं। तो किसके? तो पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। लोमहर्ष अर्थात इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो लोमहर्ष के पुत्र है उग्रश्रवा, इन्हीं को पुराणों का क्या माना जाता है? तो रचयिता माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजाओं की वंशावली आपको कहाँ मिलेगी? तो मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, शिव पुराण, विष्णु पुराण में, फिर ब्राह्मण पुराण है, और क्या है? भागवत पुराण में। भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु, वायु और मत्स्य में ये सभी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। कौन सा? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं। तो पुराण लिखे गए आपको संस्कृत की भाषा में। संस्कृत की भाषा में पुराण का उल्लेख किया गया यानी लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी
सॉरी पुराण सुन सकते हैं। तो यानी कि जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी लेकिन वे सुन तो सकते थे ना, तो वो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया किया करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। किसमें? तो अग्नि पुराण में। तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। आप लोग याद रखें, कुल 18 पुराणों में सबसे पहला यानी सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो मत्स्य पुराण ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं बौद्ध जैन और अन्य साहित्य के बारे में। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो किसमें? तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो हीनयान जो है उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन व्रतों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण भी आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट एक जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो पहले तो प्रश्न यही बन गया कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चाणक्य कोई कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो ये भी दोनों नाम कंफ्यूज में नहीं रहना है कि अर्थशास्त्र के जो चाणक्य है वो लेखक है चाणक्य या फिर इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों कितना? तो 15 अधिकरण बिल्कुल विशेष रूप से याद रखना कि जो अर्थशास्त्र है इसमें कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों की विभाजित किया गया है। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें? तो आपको लोगों को याद रखना है कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो कि किसका है? चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें 15 अधिकरण है। ठीक है, इन सब की बात आप लोग चर्चा मतलब कि याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया था। तो कल्हड़ के द्वारा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी गई हैं। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी, जिसको बोलते हैं राजाओं की नदी राज तरंगिणी बोलते हैं इसको। इसका जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। इस ग्रंथ यानी राज तरंगिणी में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। कितने? तो 8 सर्ग हैं। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के इतिहास के शासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अरबों का हिंद सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके रचयिता अली अहमद में सुरक्षित है। तो चचनामा कहाँ है? तो अरबों का सिंध विजय का वृतांत है चचनामा में, और जो कि अली अहमद ने, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टाध्यायी। ये जितनी पुस्तक बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। किसका? तो संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तो ये अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? अष्टाध्यायी में किया गया। और कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। तो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। और फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट था कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। पहला है कि यूनानी रोम लेखक जो कि कौन है? तो टेसियस। तो यूनानी और रोमन लेखक है टेसियस, जिन्होंने ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और पॉइंट या कुछ और शासक के बारे में।
ठीक है, मेनली यही चैप्टर आपको ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ शासक हैं, इनके बारे में देख लेंगे और उसके बाद में पुरातत्व संबंधी कुछ जानकारियाँ उसको देख लेंगे, बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस यानी ईरान का संबंध वर्णन किया है। किसमें? तो हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो यह है हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों के अभाव पर आधारित है। किसका? तो हेरोडोटस का जो है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के पास आने वाले लेखकों में नियार्कस हो गया। किसमें? तो सिकंदर वाला जो पॉइंट है ना कि सिकंदर के साथ आने वाला नियार्कस हो गया। फिर आने सिक्रेट्स तथा अरिस्टोबुलस का विवरण और अधिक प्रमाणीय विश्वसनीय है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन राज समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। किसने? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है कि डायमेकस ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटियोकस का, यानी एंटियोकस का, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो ये भी आपका पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं डायमेकस के बारे में। डायमेकस एक अभी तुम लोगों ने ये देख लिया है, इसका विवरण भी चलिए आगे देखते हैं। डायमेकस के बाद है डायनोनिसियस। तो डायनोनिसियस क्या है? ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कौन? तो डायोनिकस। ठीक है, तो डायोनिसियस किसके शासनकाल में आया था? तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट पुस्तक है टॉलमी जो कि 2री शताब्दी की भारत का भूगोल से संबंधित है नामक पुस्तक टॉलमी। नेक्स्ट है कि प्लिनी जो कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, इन्होंने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। किसने? प्लिनी ने। और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों और आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। किसने? यह चीज आप लोग याद रखेंगे, इरिथियन ऑफ द सी में। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक में सबसे पहले देखते हैं फाहियान। तो अगर हम लोग फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री गुप्त नरेश विक्रमा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, जबकि 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? तो फाहियान। अब फाहियान के बाद देखते हैं कौन सा। तो फाहियान के बाद है संगयुगन जो कि 518 में भारत आया था। कब? तो 518 में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है कि हुएनसांग। तो हुएनसांग ये हर्षवर्धन के दरबार में आता है और हर्षवर्धन का कार्यकाल 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर कुल 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कब? चीन
1545 में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा तथा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में या सियूकी नाम से जाना जाता है, किसका, हुएनसांग का। इसने 138 देशों की यात्रा की। हुएनसांग ने 138 देशों की यात्रा की थी, 138 देशों की, और इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति विज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है। इसके समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। किसने, तो हुएनसांग ने। याद रखना इसको, नोट करके दिया हुआ है कि हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन था, तो आचार्य शीलभद्र थे। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, नेक्स्ट है इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विक्रमशिला और विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का निर्माण किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अरब लेखक के बारे में, ये क्या बोलते हैं, इनके बारे में देख लेंगे और धीरे धीरे करके ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर है। बस यही पेज आपको करना है और इस पेज के बाद में आपका थोड़ा सा पॉइंट और बचेंगे 2-3, उनको भी मैं इसी वीडियो में करा दे रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कहाँ पे, तो अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी स्मृति आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, भूगोल, विज्ञान, कीमिया और रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल ये सब के बारे में, आदि विषय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग देख लेंगे। इनमें राजदूत जो है वो कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति और पर अति सुंदर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया, तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहते हैं। तो रेहला किसका है, तो ये आपका हो गया किसे, इब्न बतूता का। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रमुख या प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। बस 1313 अब चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उनको मैं ऑलरेडी हाईलाइटेड कर चुका हूँ। पॉइंट है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी MBT बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, MBT के समय ही आपको ये हुएनसांग क्या नाम अल-बरूनी आया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं, अल-बरूनी बोल गया यहाँ पे, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता याद रखना, जो कि किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, अगर जहाँ पे थोड़ा सा बोलने की अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग भी बता दिया कीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं तो अपने आप को सही कर भी दूंगा। अगर बाई चांस कोई पॉइंट निकल जाता है तो आप PDF पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर बाई चांस कोई पॉइंट निकल जाता है तो आपको दिमाग में वो गलत नहीं बैठाना है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे इब्न बतूता की बात कही गई थी। तो इब्न बतूता ने क्या किया, तो इब्न बतूता को 1333 में जब वो दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो न्यायाधीश पूछा जा सकता है किसको नियुक्त किया गया था, तो इब्न बतूता को। अब अन्य लेखक के बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर, कौन सा, तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि मार्को पोलो
मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसको। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। देखिए पहला है क्या, पहला भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसको बोलते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नामत यानी अश्वरी कुमार का नाम मिलता है। नेक्स्ट है कि मध्य भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस का बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ से लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है कहाँ पे, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहरा है, ठीक है, सोहगौरा है, जो कि दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त है। तो एरण अभिलेख जो है, जो कि आपको किसका है, तो भानुगुप्त का है, और इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया, तो सातवाहन राजाओं का आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर जो थे उनकी श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कश्मीर नवपाषाण काल पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस प्रकार से पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के बारे में वीडियो देखने को चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसीलिए आपको संख्या की बहुत ही ज़रूरत है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगर मैंने वीडियो डाला है तो आपको शेयर भी करना है, और साथ साथ में सभी फ्रेंड को भी भेजना है। आपका जितने भी ग्रुप है सब में सेंड कीजिए और सबको जल्दी से जोड़िए, ताकि मैं उसी जिस उत्साह के साथ आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अधिक फॉरवर्ड करेंगे, अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो उसी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी भी डबल हो जाएगी। आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिलेबस को भी खत्म करेंगे। बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को लाइक कर देना है, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से शेयर कीजिए और साथ में और लोगों को भी जोड़ते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्राचीन काल में सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। तो प्राचीन काल में सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, और इसी को साहित्य में क्या, तो कपार्षण भी कहा जाता है। तो कसारपण भी किसको कहते हैं, आहत सिक्कों के आहत सिक्के कहा जाता है। कौन, तो प्राचीनतम सिक्के थे उनका नाम। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने वाले कार्य यवन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम जो सिक्के थे उस पर लेख लिखने का काम किसने किया था, तो यवन शासकों के द्वारा किया गया था। अब कुछ अभिलेख देख लेते हैं और उससे संबंधित राजाओं के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलता है। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल राजा, ठीक है। तो कौन से, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कौन सा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद में जूनागढ़, तो जूनागढ़ जो कि गिरनार में है, तो जूनागढ़ का उल्लेख है, ये कहाँ है, तो रुद्रदमन है। रुद्रदमन जो कि जूनागढ़ यानी गिरनार के अभिलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि इसके शासक कौन थे, तो रुद्रदामन।
नेक्स्ट है कि नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख से या नासिक अभिलेख से। फिर एक प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से। कौन? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। कौन सा? तो ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो यह है स्कंदगुप्त। भीतरी क्या है? तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से क्या प्राप्त है? तो ये किससे है? तो ये है बंगाल के शासक विजय से, सॉरी बंगाल के शासक नहीं, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त। ये हो गया आपका भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्तंभ। कौन सा? तो स्कंदगुप्त। उसके बाद में देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो इसके बंगाल शासक विजयसेन के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे, हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, बस इसमें आपको यही 3-4 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। देखिए समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा सिक्कों के उसके संगीत प्रेम को होने को दर्शाता है या प्रमाण मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन सा संगीत? तो बीड़ा बजाना। ठीक है, तो बीड़ा बजाना वाला संगीत। नेक्स्ट है कि अरिका मेड़ू जो कि अरिका मेड़ू पुदुचेरी के निकट के रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिका मेड़ू पुडुचेरी में अवस्थित है। नेक्स्ट नोट करके दिया हुआ है कि सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में बर्मा सुवर्ण भूमि या वर्तमान में बर्मा। मलाया हो गया आपका, स्वर्णद्वीप हो गया, कंबोडिया हो गया, कंबोज, और जावा यानी एवन द्वीप। तो इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को, तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली, या नागर लिखा हुआ है नागर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली। और जबकि दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों प्रकार की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। तो इस प्रकार की शैली को हम लोग बेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायतन। देखिए पंचायतन शब्द मंदिरों की रचना शैली से संबंधित है। कौन सा? तो पंचायतन शब्द है जो कि मंदिर शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है कि जब मुख्य मंदिर 4 सहायक घरों से घिरा होता है। ठीक है, अब पंचायतन मंदिर के उदाहरण हो गए कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में चैप्टर 1 नंबर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस सबको मैंने कवर किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, साथ साथ में अपने फ्रेंड को जोड़िए और अधिक से अधिक आप लोग इसको लाइक करके अब मुझे प्रोत्साहन कीजिए। तो प्रोत्साहन मिले होगा, आपके लाइक से मेरे अंदर एनर्जी बढ़ेगी और जल्दी मैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जितने हैं सभी को मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बाद में इसी प्रकार आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो 4 में हम पहुंचेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का उदय कैसे हुआ, और इस प्रकार से हम लोग पूरी बुक को जल्दी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।